नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति से। ममता ने एक बार फिर से बैठक बुलाई, लेकिन सिर्फ बगावत का नजारा देखने के लिए मिला। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही टूट दिखाई दे रही है। इसी बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, तो सीबीएसई के साइबर हमले और ओएसएम सिस्टम पर उठते सवालों ने सिस्टम की पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। ममता ने बुलाई बैठक, फिर से नहीं पहुंचे टीएमसी सांसद और विधायक। इंडिया गठबंधन बैठक से पहले सियासी तनाव, डीएमके ने बनाई दूरी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण अगले महीने संभव। सीबीएसई का दावा, पोर्टल पर 3 दिन तक चले साइबर हमले लेकिन डेटा सुरक्षित। के अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़कर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता की पार्टी में बगावत सामने आई है। ममता ने अपने आवास पर आज शाम 4 बजे बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में उम्मीद से बहुत कम नेता पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा के 28 सांसदों में से केवल 3 सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और माला रॉय बैठक में शामिल हुए। वहीं राज्यसभा के 13 सांसदों में से डेरेक ओब्रायन और दोला सेन मौजूद रहे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के इस बार कुल 80 विधायक हैं। बागी ग्रुप में 58 विधायक हैं। इसमें 2 निष्कासित शामिल हैं। बचे 22 विधायक, इनमें से एक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है। ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि ये 21 विधायक तो उनकी मीटिंग में जरूर आएंगे, मगर यहाँ भी ममता बनर्जी को झटका लग गया। उनकी मीटिंग में सिर्फ 8 विधायक ही पहुंचे। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर हुई टीएमसी नेताओं की बैठक के बाद पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी की नियुक्ति को लेकर स्पीकर का फैसला अवैध है और पार्टी इसके खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कल्याण बनर्जी ने साफ कहा कि टीएमसी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेगी और अदालत में याचिका दाखिल की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज करवा रहे हैं और उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अब सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं, बल्कि कानूनी और सड़क दोनों मोर्चों पर इसका जवाब देगी। इंडिया गठबंधन की 8 जून को दिल्ली में होने वाली अहम बैठक से पहले सियासी माहौल गर्मा चुका है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बैठक को लेकर उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है और फिलहाल इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। राउत ने तमिलनाडु की राजनीति का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां नए राजनीति समीकरण बन रहे हैं और टीवीके के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। संजय राउत ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि डीएमके इस बैठक में शामिल होगा। उन्होंने कहा क्योंकि तमिलनाडु में हाल ही में बने राजनीतिक हालातों से वहां पर तनाव बढ़ चुका है। उन्होंने कांग्रेस के फैसलों को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि डीएमके को संयम रखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के पास भी सीमित विकल्प थे। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि दोनों देश अंतरिम व्यापार समझौते के बचे हुए मुद्दों को तेजी से सुलझा रहे हैं और अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले चरण पर अमल शुरू हो सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2 से 4 जून तक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में मौजूद रहा, जहां दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। खुद मंत्री ने भी अमेरिकी टीम से मुलाकात की और कहा कि अब ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है। गोयल के मुताबिक अब यह समझौता भारत के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि इसके तहत भारतीय उत्पादों को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में विशेष व्यापारिक पहुंच मिल सकती है। सीबीएसई बोर्ड ने दावा किया है कि उसके ऑनलाइन पोर्टल पर पिछले 3 दिनों में लगातार साइबर हमले किए गए, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह का डेटा लीक या सिस्टम में सेंधमारी नहीं हुई। सीबीएसई ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि 2 जून को शुरू किए गए पोर्टल को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किए गए। बोर्ड के मुताबिक देश और विदेश के कई आईपी एड्रेस से एक साथ भारी मात्रा में संदिग्ध ट्रैफिक भेजा गया ताकि पोर्टल को प्रभावित किया जा सके। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि उसकी पूरी प्रणाली सुरक्षित रही और किसी छात्र के डेटा तक अनधिकृत पहुंच नहीं बन पाई। शुरुआती जांच में भी पुलिस को डेटा ब्रीच का कोई सबूत नहीं मिला है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सीबीएसई की कॉपी जांच व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। बीजेपी छोड़ अन्नामलाई ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। पटना में खान सर पर एफआईआर, पुलिस कार्रवाई हुई फिर से तेज। आरबीआई गवर्नर ने बताया इस साल देश में खूब बढ़ेगी महंगाई। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर नया खुलासा हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की डिजिटल जांच के लिए जारी टेंडर और बाद में दिए गए वर्क ऑर्डर की रकम में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया।
दस्तावेजों के मुताबिक शुरुआती 2 टेंडरों में इस काम की अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन बाद में वर्क ऑर्डर जारी होने तक ये राशि बढ़कर 38 करोड़ 46 लाख रुपए हो गई। यानी काम की मात्रा लगभग समान रहने के बावजूद लागत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मामले में एक और अहम तथ्य ये है कि वास्तव में जितनी उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन की गई, उनके आधार पर संभावित भुगतान करीब 25 करोड़ 39 लाख रुपए बनता है। ये रकम वर्क ऑर्डर में दर्ज राशि से लगभग 13 करोड़ रुपए कम है। इसी वजह से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 टेंडर सफल नहीं हुए। इसके बाद तीसरे टेंडर में स्कैनिंग से जुड़ी कुछ तकनीकी शर्तों में ढील डाली गई। इसके बाद कोएम्प्ट एडुटेक को ये ठेका मिला। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि अभी तक कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है और अंतिम भुगतान वास्तविक काम के मुताबिक ही किया जाएगा। इस बीच पूरे मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। अब जांच में ये देखा जाएगा कि लागत में बढ़ोतरी और टेंडर की शर्तों में बदलाव के पीछे क्या वजह थी और क्या पूरी प्रक्रिया तय नियमों के मुताबिक नहीं हुई थी। ओएसएम टेंडर को ज्यादा भुगतान के खुलासे पर कांग्रेस ने फिर से सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिसंबर 2024 में हुई सीबीएसई गवर्निंग बॉडी की बैठक में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू करने से होने वाली वित्तीय बोझ पर चिंता जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस व्यवस्था को लागू किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में 18 वर्षीय विशल ब्लोअर सार्थक सिद्धांत की बात सुनने के बाद समिति ने सीबीएसई से खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल पूछे, लेकिन बोर्ड ने इन सवालों के जवाब ऐसे दिए कि संतोष नहीं मिला। रमेश ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब जवाब देना चाहिए कि आखिर सीबीएसई को इतनी महंगी ओएसएम प्रणाली अपनाने के लिए क्यों कहा गया। कांग्रेस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच समिति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। तमिलनाडु बीजेपी से इस्तीफे के बाद अब के अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वो एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2031 में मैदान में उतरेगी। अन्नामलाई ने कहा कि उनके लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था कि बीजेपी में रहें या फिर तमिल लोगों के साथ अपनी राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 जून को ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसका औपचारिक लेटर अब सामने आया है। अपने बयान में अन्नामलाई ने यह भी कहा कि पिछले करीब 18 महीनों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके मतभेद चल रहे हैं और दोनों के राजनीतिक विचार अब एक जैसे नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने आखिरकार पार्टी से अलग होने का फैसला किया। पटना में कोचिंग टीचर खान सर कानूनी विवाद में फंसते ही जा रहे हैं। कदम कुआं थाने में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ये कार्रवाई उनके ही गार्ड्स के बयान के आधार पर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि खान सर ने कथित तौर पर कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में अग्रिम जमानत भी आसानी से मिल नहीं सकती। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। उधर खान सर की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे हैं, जबकि पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी भी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। हालांकि खान सर का कहना है कि उन्हें एफआईआर की पूरी जानकारी नहीं है और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनका दावा है कि उनके गार्ड्स ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी। पुलिस पहले ही 2 गार्ड्स को गिरफ्तार कर चुकी है और अब मामले में खान सर को भी नामजद किया गया है। इस साल देश में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। ये दावा किसी विपक्षी नेता या किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं किया गया है, बल्कि ये चेतावनी अब खुद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई अनुमान को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया और कहा कि वित्त वर्ष 2027 में महंगाई दर करीब 5.1% तक पहुंच सकती है। ये दर आरबीआई के तय 2 से 4% के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों और सप्लाई चेन में बाधाओं की वजह से महंगाई पर दबाव बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले महीने में भारतीय बास्केट में कच्चा तेल औसतन $110 प्रति बैरल के आसपास रहा। गवर्नर ने यह भी चेतावनी दी कि इस साल अल नीनो का मजबूत असर देखने के लिए मिलेगा, जिससे बारिश कम हो सकती है और कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। इसका सीधा असर खाद्य महंगाई और ग्रामीण मांग पर पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.